हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने एसेक्सुअल प्रोडक्शन को पढ़ा था। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है और मेनली फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होता है, इसका मेन रीज़न है कि सेक्सुअल मोड जो है उसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है और गैमीट फॉर्मेशन हमेशा वेरिएशन प्रोड्यूस करती है। ये हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जब भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन होगी और उसमें क्या होंगी, वेरिएशन प्रोड्यूस होंगी जो नई नई एडेप्टेशन प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनिज्म को। अब हम ऐसे सोचें कि नेचर में ऑर्गेनिज्म जब एसेक्सुअली इतना फास्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो उनमें सेक्सुअल मोड क्यों आया। तो सेक्सुअल मोड आने का रीजन क्या है, एसेक्सुअल मोड जो है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसा होगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती। तो उसमें नई वेरिएशन हो, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग क्या कर जाए, वो अडेप्ट कर जाए। उसके लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस होना जरूरी है जो नए हों और नए टाइम के साथ क्या हो जाए, अडेप्ट हो जाए। तो उसके लिए प्लांट हो या कोई भी आपके एनिमल्स हो या आपके माइक्रोब्स हो, उन सब में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एल्गी और जो फंगी हैं वो मेनली रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली, लेकिन जैसे ही कंडीशन थोड़ी सी अनफेवरेबल होना शुरू करती है वो स्पोर बनाना शुरू कर देती हैं। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब है कि या तो मियोसिस के थ्रू या माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनाना। अब हमने सोचे ये मियोसिस के थ्रू गैमेट बनाना तो हमने सुना भी है नॉर्मली, माइटोसिस के थ्रू बनाना भी आपने सुना है या पढ़ा है, ये 11th क्लास में है। जो भी हैप्लोन्टिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी जो मेन बॉडी क्या है, हैप्लोइड है, उनमें गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू। उनमें जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। तो एल्गी और फंगी इसका एग्जाम्पल है कि एल्गी और फंगी में जब भी आपकी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, जैसे आप ऐसे समझें कि मान लो एक कोई भी आपके घर में या आपके ऑफिस में कोई भी एक एरिया है, वहां पर कुछ पर्टिकुलर फूड कुछ टाइम के लिए रखा हुआ है, तो क्या होगा, 1 या 2 दिन में उसमें कुछ अजीब सी स्मेल होनी शुरू हो जाएगी, उसमें कुछ कुछ माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। और वहां पे अगर मान लो आपने 10-15 दिन के लिए इसको ओपन करके नहीं देखा, तो अगर आप 5-7 दिन के बाद ओपन करके देखते हैं, 5 या 7 डेज के बाद, तो उसमें आपको बहुत अजीब सी स्मेल और पूरा वो काफ़ी सड़ा हुआ सा दिखाई देगा। लेकिन आप 10-15 या 1 महीने बाद उसको ओपन करके देखो, बिल्कुल ड्राई होगा, उसमें कुछ नहीं होता। इसको ऐसे समझें कि यहाँ पर फूड रखा हुआ है और आपने इसको 5-7 दिन कोई भी इसको वहाँ से हटाया नहीं या कुछ भी टच नहीं किया, तो वहाँ पर माइक्रोब्स इकट्ठे हो जाएंगे और ऑब्वियस सी बात है उनका नेचर है डिग्रेड करने का, तो वो उसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। डिग्रेडेशन के बाद इसमें कुछ अजीब सी स्मेल या आपकी जो गैसेज हैं वो रिलीज होना शुरू होंगी। अगर मान लो टाइम पीरियड 15 डे या 30 डे या 60 डे हो जाए और उसके बाद आप इसको ओपन करके देखें, मतलब आप ऐसा सोचें कि आप क्या करें कि आप उस फूड को रखकर भूल गए और आप उस ऑफिस को या रूम को बंद करके कहीं चले गए, छुट्टियों में चले गए और आप 1 महीने बाद लौट कर आए, तो 1 महीने बाद अगर वो ओपन कंडीशन में था, ओपन एरिया में रखा हुआ था, तो वहां पर वो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एक ड्राई सा प्लेग वहां पे दिखाई देगा, वहां पर आपको कोई भी ऐसा फर्मेंटेड फूड दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या होता है कि जब आप इसको छोड़कर गए थे तो वहां पर फंगस ग्रो करती रही। तो फंगस में कैसी ग्रोथ हुई, एसेक्सुअल ग्रो होती रही क्योंकि फूड खूब सारा था। अब एक टाइम कैसा आया कि जो भी फंगस थे, फंगस के जो ऑर्गेनिज्म थे उनका नंबर क्या हो गया, ज्यादा, और जो फूड था वो क्या हो गया, कम। अब ये उनके लिए कंडीशन कैसी है, एक्सट्रीम कंडीशन है कि फूड अब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे, एंडोस्पोर वगैरह टाइप बनाते हैं वो, या सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होगा, वेरिएशन के साथ होगा, और जब फिर कंडीशन फेवरेबल आएंगे फिर से वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो आप जो भी बाउल या जो भी आपने फूड जहां पर छोड़ा था वहां पर आपको पाउडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में उसके सेक्सुअल स्पोर है या फिर आपके उनके कह सकते हो उनके जाइगोटिक फॉर्म है जो वहां पर अब डोरमेंट स्टेज में है। जब कंडीशन फिर फेवरेबल होंगी तो फिर ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से एल्गी में भी होता है, जैसे अभी बारिश का सीजन चला हुआ है
तो बारिश के टाइम आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो भी आपके पोंड या डिचेस वगैरह होते हैं उनमें छोटी छोटी एल्गी, मतलब ग्रीन ग्रीन कलरेशन आपको अपीयर होना शुरू होता है, तो एल्गल ग्रोथ होती है। अब जैसे ही मान लो 5-6 दिन बारिश ना हो या 1 वीक तक बारिश ना हो, तो वो भी जो डिचेज होती हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं और ब्राउनिश कलर या ब्लैकिश कलर की अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें भी क्या हुआ, जैसे इसमें वाटर फिल हुआ, जो भी स्पोर थे पहले से उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। ग्रो कैसे करेंगे वो, एसेक्सुअली। एसेक्सुअली ग्रो करने के बाद जैसे ही कंडीशन फिर से क्या हुई, अनफेवरेबल, मतलब अब मान लो 6-7 दिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई, थोड़ा सा गड्ढा था, डेप्थ बहुत कम थी, पानी पूरा सूख गया। अब वहां पे जो भी स्पोर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सेक्सुअल मोड के थ्रू। सेक्सुअल मोड के थ्रू जो भी स्पोर बनेंगे उनमें एडेप्टेशन क्या होंगी, ज्यादा, वो सर्वाइव ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं, डोरमेंसी में ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं। तो इसी वजह से हम ये पढ़ते हैं कि जो भी आपकी लोअर फॉर्म्स हैं उनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन कब होती है, जब उनमें क्या पाया जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाए। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि एल्गस, एल्गी, फंगी जो भी लोअर फॉर्म है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं जब वो कैसी हो, फेवरेबल कंडीशन में हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फॉलो करती हैं जब वो अनफेवरेबल कंडीशन वहां पर आने वाली होती है। अब हम समझ सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल होता है या बाईपेरेंटल, ये तो हमने पढ़ा है। एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, यूनिपेरेंटल है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाईपेरेंटल भी हो सकता है। ज्यादातर कैसा होता है, बाईपेरेंटल, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में कैसा है वो यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। जैसे आप इसको हर्मेफ्रोडाइट टर्म से समझ लें। हर्मेफ्रोडाइट किसको बोला जाता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे आपका फेसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, तो लीवर फ्लूक में मेल और फीमेल जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो एक में होंगे। इसके अलावा आप इसका स्पंजेस हैं वो भी, स्पोरीफेरन जो है वो भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप ऐसे समझे, ये एक फंगल हाइफे है। फंगल हाइफे जो एक ही फंगस का पार्ट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या हुआ, एक हाइफे ने क्या बनाए, मेल टाइप के स्ट्रक्चर, एक में फीमेल। इनमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता कि ये मेल हाइफे है या फीमेल हाइफे है, इनको प्लस या माइनस बोला जाता है। या फिर आप अगर थोड़ा डिमार्केशन करके समझना चाहे तो हम एक को क्या मान लेते हैं कि ये मेल गैमेट बना रहा है, एक को क्या मान रहे हैं, फीमेल गैमेट बना रहा है। इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इनमें क्या हुआ, एक ही फंगस थी, उसी के जो हाइफा थे वो डिफरेंशिएट हो गए, एक ने मेल हाइफा की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, एक ने फीमेल हाइफा की तरह। उनमें स्पोर बने, फ्यूजन हुआ और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और इसी जाइगोट से आगे जर्मिनेशन के बाद क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर ये हाइफे कैसा है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, n, तो जाइगोट कितना बन गया, 2n। तो इसमें म्यूसिस किसमें होगी, जाइगोटिक फॉर्म में। ये आप हमेशा याद रखें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और वो गैमेट बनाता है तो उसमें गैमेट माइटोसिस के थ्रू बनेगा, उसमें जो म्यूसिस होगी वो जाइगोटिक स्टेज में होगी। नॉर्मली हमेशा ऐसा ही पढ़ते हैं, गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू होती है। लेकिन ब्रायोफाइट या फंगस या आपकी हैप्लॉइड फंगस या एल्गीज का ये एग्जांपल है कि उनमें जाइगोटिक म्यूसिस पाई जाती है। अब आता है बाईपेरेंटल। बाईपेरेंटल मोड हम हमेशा देखते हैं कि एक मेल और एक फीमेल, एक से मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे जाके फर्दर डेवलप होगा और ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएशन क्यों जरूरी है, कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन प्रोड्यूस होना क्यों जरूरी है, कि वेरिएशन क्यों आए, क्यों होना चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म के पास वेरिएशन हो। वेरिएशन का मतलब होता है कि आपके पास जीन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म है कि जो अलग अलग कंडीशन में बनी है, अलग अलग वाटर, जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लो किसी फंगस की बात करें तो वाटर स्ट्रेस में बनी है या टेम्परेचर स्ट्रेस में बनी है, तो वो वेरिएशन उसको चेंज एनवायरनमेंट कंडीशन में अडेप्ट होने में हेल्प करेंगी। अगर उसके अंदर वेरिएशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आप कैसे समझे, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम चीता के एग्जाम्पल से समझते हैं। चीता को हम जानते हैं कि अर्थ पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है चीता। कैट फैमिली से बिलोंग करता है, मेनली ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है। चीता एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, मतलब इसको प्रोटेक्शन के काफ़ी सारे मेथड यूज भी किए जा रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। रीज़न क्या है, इसका जीन पूल कम होना। जीन पूल पॉपुलेशन का होता है, इसकी पॉपुलेशन क्या है, कम। पॉपुलेशन कम होने का मतलब है
कि इसके जीन पूरे इसके एरिया में क्या है, कम है। कम जीन है तो वेरिएशन आने के चांसेस भी क्या है, कम। तो इसकी वजह से इसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस भी क्या है, ज़्यादा। अभी इंडिया में एक प्रोसेस चल रहा है कि जो आपका ईरान में जो चीता पाया जाता है उसको जो आपके एमपी वाले रिजर्व एरिया है वहाँ पर इनको क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए और इंडिया में चीता फिर से क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए। इसके बाद आता है मियोसिस। मियोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये आपने 11th में मियोसिस वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि मियोसिस जब भी किसी सेल में होता है तो उसका क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या हो जाता है, हाफ, और फिर आपके हाफ हाफ गैमेट बनते हैं। फिर आप ऐसे सोचें कि मियोसिस क्यों जरूरी है, माइटोसिस से गैमेट क्यों नहीं बन जाते। अगर ऐसा हुआ, जैसे मान लो आप एक सिंपल समझें कि ये एक आपकी सेल है, इसमें 2n नंबर है और ये सेल है इसमें भी 2n नंबर है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो गई। गैमेट फॉर्मेशन हमने ऐसे माना कि माइटोसिस के थ्रू हो गई और इसमें कोई मियोसिस नहीं हुआ, और इसमें भी किसके थ्रू हो गई, माइटोसिस के थ्रू हो गई, और इसमें भी कोई मियोसिस नहीं हुआ। तो ये भी कितना रहेगा, 2n। फ्यूज होकर कितना बनाएंगे, 4n। अगर ऐसा ही होता रहा, अब मान लो 4n भी किससे फ्यूज कर जाए, 4n से कितना हो गया, 8n। एक तो पहली बात, जो भी आपकी जीन पूल है या आप मान सकते हैं कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, हर जनरेशन के साथ डबल होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे सेल में सिर्फ क्या बचेगा, डीएनए। तो हमेशा जब भी आपकी गैमेट फॉर्मेशन होती है उसमें किसके थ्रू होती है, वो मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू जब आपकी गैमेट फॉर्मेशन होगी तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या रह जाएगा, हाफ। तो नेक्स्ट जनरेशन हमेशा कैसी बनेगी, एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसी। किस फॉर्म में कि उसका जो जीन स्ट्रक्चर है या उसका जो क्रोमोसोम नंबर हो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, हर जनरेशन के साथ वो डबल नहीं होगा। आप ऐसा ना सोचें कि नेचर में पाया नहीं जाता। ह्यूमन बीइंग जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जैसे आपकी जो वीट की वैरायटी होती है उसमें ये मेथड यूज भी किया जाता है कि जिसमें आपके जो हर जनरेशन के साथ क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस के थ्रू होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फेज ऑफ लाइफ साइकिल। फेज ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में, तो जो फेजेस हैं जैसे जुवेनाइल फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। आज हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। जुवेनाइल फेज का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एज से पहले की स्टेज, मतलब जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, मैच्योरिटी अटेन करने से पहले की स्टेज। जैसे आप एक प्लांट को समझें तो प्लांट जब ग्रो करता है उसकी रूट्स बनती हैं, स्टेम बनती हैं, उसमें से लीव्स अराइज होना शुरू होती हैं, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद यही जो फ्लावर है इसमें फ्लावर अपीयर होना शुरू होते हैं। तो फ्लावर जो अपीयर होना शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद अपीयर होना शुरू होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगी उसमें, उसके बाद उसमें फ्लावर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो फेज है कि जिसमें कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा और मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचेगा और उसके बाद रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा, उस फेज को बोला जाता है जुवेनाइल फेज, जिसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जो भी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उनके लिए उसमें प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जुवेनाइल फेज माना जाता है, हम मान सकते हैं ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के टर्म में, इसको वेजिटेटिव फेज बोला जाता है आपके प्लांट की टर्म। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होती है जिसमें आपके प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं या ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स जो हैं वो गैमेट बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर उनके जो गैमेट हैं वो फर्टिलाइज होकर नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लांट के बारे में। तो प्लांट में आपने दो टर्म सुनी होंगी, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब है कि ये लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं और उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पॉलीकार्पिक वो फ्लावर होते हैं या आपके वो प्लांट्स होते हैं जो लाइफ में काफ़ी बार फ्लावरिंग देते हैं और इनकी जो डेथ होती है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद होती है। फ्लावरिंग या रिप्रोडक्टिव फेज से इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता। जैसे आप इसको कैसे समझें, बैम्बू प्लांट का आपने सुना होगा,
बांस जिसको बोला जाता है। बैम्बू जो है उसमें फ्लावरिंग 40 to 100 और 80 ईयर्स, किसी किसी जैसे स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर जाता है, किसी में 40 ईयर्स के बाद होती है, किसी में 100 ईयर्स के बाद, किसी में 50 ईयर के बाद भी होती है। तो बैम्बू में फ्लावरिंग इतनी लेट क्यों होती है? ये तो आप याद कर सकते हैं कि बैम्बू में फ्लावरिंग क्या होती है, काफी ईयर्स के बाद होती है, लेकिन इतनी लेट क्यों होती है? इसका रीजन क्या है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मोनोकार्पिक, या हम इसको बोल सकते हैं सेमिलीपेरस, सेमिलीपेरस का मतलब होता है, सेमिलीपेरस टर्म यूज की जाती है एनिमल वर्ड में, और प्लांट वर्ड में यूज करते हैं उसको मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक या सेमिलीपेरस कोई भी ऑर्गेनिज्म कब होता है? जब उसके पास ये कंडीशन हो कि जिस टाइम वो रिप्रोड्यूस करेगा उस टाइम उसके प्रेडेशन के चांस क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो प्रेडेशन कम कब हो सकती है? जब वो बहुत ज्यादा नंबर में क्या करे, प्रोड्यूस करे। जैसे आप इसको ऐसे समझो, बैम्बू जो है उसमें जब भी फ्लावरिंग होती है उसको अपशगुन माना जाता है, मतलब हम एक सुपरस्टिशियस अगर माने तो उसमें ये माना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, चाइना में या जापान में ये माना जाता है कि जब भी बैम्बू में फ्लावरिंग होती है तब फेमाइन या आपका सूखा, अकाल जिसको बोलते हैं, वो आता है। तो हुआ क्या, इंडिया में भी एक बार मिजोरम वाले एरिया के लिए बोला गया कि वहां पर बैम्बू में फ्लावरिंग होने वाली है और उस टाइम में वहां पे कंडीशन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन वहां पर लोगों ने या जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में थे उन्होंने माना कि सुपरस्टिशंस के बेसिस पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही बैम्बू में फ्लावरिंग हुई वहां पे लगभग जितनी भी बाकी क्रॉप थी वो सब क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। रीजन क्या था, बैम्बू के जो सीड हैं उनमें जो भी एक पर्टिकुलर केमिकल होता है वो रैट के अंदर, या माइस जिसको हम बोलते हैं, रैट के अंदर क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा करने से रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, ये फास्ट रिप्रोड्यूस फास्ट करते हैं, तो जितनी भी वहां पे बाकी क्रॉप हैं उन सबको क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है फूड की क्या हो जाएगी, कमी, और वो किसको लीड करेगा, फेमाइन को। तो जो पुराना सुपरस्टिशन था कि बैम्बू में जो फ्लावरिंग जब भी होगी तो उसको क्या माना जाएगा, बहुत बैड ओमेन माना जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि बैम्बू में फ्लावरिंग काफी सालों बाद होती है, जब इसके सीड बनते हैं उस पर रैट जब फीड करते हैं तो उनके अंदर जो भी उनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेनली टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, ज्यादा, उस टाइम वो रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट करते हैं। रिप्रोड्यूस फास्ट करेंगे तो एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ज्यादा। तो आसपास जितनी भी क्रॉप होती है उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से वो सब कंडीशन किसको फेवर करती है, फेमाइन लाइक कंडीशन को, सूखा या अकाल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो अब तक हमने पढ़ा कि बैम्बू में जो फ्लावरिंग है उसने काफी सारा टाइम लिया और इसी वजह से उसको क्या बोला गया, मोनोकार्पिक, की उसकी लाइफ में एक बार फ्लावरिंग होगी उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो कुछ तो रीजन होता होगा कि एक पर्टिकुलर कोई भी प्लांट है जो 40 से 50 साल तक वेट करेगा कि 40 से 50 साल के बाद उसमें फ्लावरिंग होगी, फिर उसके कुछ सीड बनेंगे, कुछ उनमें से सर्वाइव करेंगे जो आगे प्रोपेगेट करेंगे। तो जब भी किसी प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में ऐसी कंडीशन पाई जाती हैं तो उसके लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जैसे बैम्बू का जो सीड होता है उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, अब प्रोटेक्शन नहीं है तो उस पर फीडिंग के चांस भी क्या है, ज्यादा है, उसके डिस्ट्रॉय होने के चांस भी क्या है, जो भी इनके प्रेडेटर होते हैं उनसे ज्यादा है। तो उसकी वजह से ये वास्ट नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो बांस के जितने भी आपके प्लांट हैं वो एक साथ फ्लावरिंग, मतलब होता है ना कि मास में फ्लावरिंग करना, तो वहां पे सिर्फ आपको बांस के फ्लावर ही दिखाई देंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। तो उस वजह से क्या होगा कि सीड का नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा। अब अगर इन सीड में से कुछ खा भी लिए गए, मतलब डिस्ट्रॉय भी हो गए, तो कुछ सीड तो बचेंगे जो आगे जाके क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ऐसा आपने फिनोमेना बारिश के टाइम भी देखा होगा। जैसे बारिश के टाइम आप देखें, चींटियां जो होती हैं उनके विंग्स आ जाते हैं और एक नंबर में खूब सारी प्रोड्यूस होती हैं। और रात के टाइम भी आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर इंसेक्ट होता है जिसके आप बोल सकते हैं कि जो विंग्स होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी सी होती हैं और सुबह आपको सिर्फ वहां पे विंग अपीयर होती है, बाकी उनका बॉडी पार्ट कुछ भी अपीयर नहीं होता। तो होता क्या है, जब भी आपका ह्यूमिड कंडीशन है या कंडीशन फेवरेबल है तो उस टाइम वो इंसेक्ट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम उनकी किलिंग भी बहुत होती है। लेकिन जितना ज्यादा नंबर होगा बचने के चांस क्या होंगे, ज्यादा। जैसे आप एनिमल प्लेनेट या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी कभी वीडियो देखते हैं
तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी आपके हर्बीवोर्स हैं वो ग्रुप में जाते हैं, एक साथ ग्रुप में जाएंगे, फिर लोयन वगैरह उनका हंटिंग के लिए तैयार होकर बैठे रहते हैं, फिर किसी एक या दो को पकड़ भी लेते हैं। अब ग्रुप में ट्रैवल करने का फायदा क्या है उनको, कि कोई ना कोई अगर मान लो एक या दो उनमें से पकड़ा भी गया तो पूरा हर्ड लगभग क्या होगा, बच जाएगा। सेम ऐसा ही फिनोमिना किन के लिए है, जो भी आपके मोनोकार्पिक क्या है, प्लांट है। तो मोनोकार्पिक जो प्लांट है वो एक बार में खूब सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनके सीड पर कोई फीड भी करे तो भी कुछ सीड आगे की जनरेशन के लिए बच जाए। तो इसका रीजन ये है कि कुछ प्लांट आपके मोनोकार्पिक क्यों होते हैं। और जो भी मोनोकार्पिक प्लांट जो भी ईयर्स में ग्रो करते हैं, जैसे आपका अगेव है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, अगेव भी है, उसमें भी 10 से 20 साल तक या 8 साल के बाद क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा बैम्बू है, इसके अलावा स्ट्रोबिलिन्थस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसको बोलते हैं, नील गिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है ये भी क्या है, आपका मोनोकार्पिक फ्लावर है, तो मोनोकार्पिक प्लांट है। तो मोनोकार्पिक टर्म को आप सेमिलीपेरस से रिलेट करके समझें। सेमिलीपेरस पाया जाता है एनिमल्स में। सेमिलीपेरस का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करते उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जैसे ऑक्टोपस की कुछ वैरायटी, इसके अलावा स्क्विड की भी कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके अलावा पढ़ते हैं नीला कुरंजी के बारे में। नीला कुरंजी जो है वो मेनली आपका पाया जाता है जो आपका सदर्न रीजन है, केरला वाला रीजन है, केरला कर्नाटका वाला जो रीजन यहाँ पर है, तो उसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पाया जाता है और इसमें फ्लावरिंग होती है हर 12 साल के बाद। तो अभी जो इसमें फ्लावरिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी, रिसेंट जो फ्लावरिंग है। एनसीईआरटी में आपका 2006 में कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें भी जो फ्लावरिंग 2018 में हुई थी। इस टाइम वहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी सारा बढ़ जाता है, काफ़ी सारे लोग उन फ्लावर्स को देखने के लिए जाते हैं। इनमें भी यही होता है, स्ट्रोबिलिन्थस या नीला कुरंजी में भी सेम ही है कि उसमें फ्लावरिंग 12 ईयर्स के बाद होगी, और मतलब पूरी पहाड़ियाँ सिर्फ ब्लू या आप कह सकते हैं पर्पल कलर की दिखाई देती है, वॉयलेट कलर का होता है, पूरी पहाड़ियों का कलर वॉयलेट होता है उसमें। तो वहाँ पे सिर्फ ग्रो क्या करता है, नीला कुरंजी। उसके भी ग्रो करने के एक ही रीजन है कि जितने ज्यादा फ्लावर होंगे उतने ही जो सीड के सर्वाइवल के चांस क्या होंगे, ज्यादा। फिर से वही वो प्लांट बनेंगे, फिर वो 12 ईयर्स के बाद एक साथ क्या करेंगे, फ्लावरिंग शो करेंगे, एक साथ फ्लावरिंग शो करेंगे, फिर खूब सारे नंबर में प्रोड्यूस होंगे, फिर वो साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो मोनोकार्पिक का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर आपके जो सीड हैं या जो स्ट्रक्चर हैं उनमें प्रेडेशन के चांस क्या है, ज्यादा, तो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ा देता है कि नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर कुछ पकड़े भी गए तो उनमें से कुछ बच के आगे सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट होता है जैसे आप इसमें आप नॉर्मल जो आप क्रॉप है, जैसे आपकी वीट की क्रॉप है, गेहूं की फसल जो है वो भी क्या होती है, मोनोकार्पिक होती है। पॉलीकार्पिक जैसे आप नॉर्मल जो फ्रूट्स हम खाते हैं, जैसे बनाना हम देखें तो 30 साल तक जिंदा रहता है, मैंगो वगैरह हैं, ऑरेंज हैं, ये सभी पॉलीकार्पिक हैं। पॉलीकार्पिक मतलब जो हर साल क्या करते हैं, फ्लावरिंग देते हैं, उनके फूड बनते हैं और एक पर्टिकुलर एज पर उनकी क्या होती है, डेथ होती है। और पॉलीकार्पिक फॉर्म एनिमल्स में हम बोलते हैं इट्रियोपैरस। जैसे मोनोकार्पिक को सेमिलीपेरस से रिलेट किया था, वैसे ही आप पॉलीकार्पिक को रिलेट करें इट्रियोपैरस। इट्रियोपैरस का मतलब वो एनिमल्स जो लाइफ में काफी बार क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन का एक मेन रीजन है अर्थ पर, और जब तक वेरिएशन नहीं होंगी अर्थ पर इवोल्यूशन भी नहीं होगा। एल्गी या फंगी या जो भी आपकी माइक्रोबियल फॉर्म होती हैं उसमें इसलिए होता है कि जितना ज्यादा उनमें वेरिएशन होंगी, एडेप्टेशन उतनी क्या होंगी, फास्ट होंगी, सर्वाइवल उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यूनिपेरेंटल या बाईपेरेंटल से आप समझ सकते हैं। यूनिपेरेंटल आपके वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट ही अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। हर्मेफ्रोडाइट को भी आप समझ सकते हो। बाईपेरेंटल वो हैं जिनमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट में एक आप चीज और भी समझ सकते हो कि हर्मेफ्रोडाइट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जो भी आपके जैसे लीवर फ्लूक हम पढ़ते हैं, लीवर फ्लूक में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल और फीमेल, मतलब उसमें टेस्टिस भी पाए जाते हैं और ओवरी भी पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल टाइप का, और दूसरे लीवर फ्लूक के साथ होता है। मतलब एक लीवर फ्लूक मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह, लेकिन फिर भी इसमें क्या मिलेगा, हमेशा टेस्टिस भी मिलेंगे और ओवरी। एक अर्थ फॉर्म में भी टेस्टिस और ओवरी एक ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो नेचर में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म है मेनली। इनके टर्म में अगर समझना चाहे तो लीवर फ्लूक जो है पैरासिटिक फॉर्म है
इनको किसी की बॉडी के अंदर सर्वाइव करना होता है। तो अगर बाय चांस इनके पास पार्टनर ना हो तो भी ये खुद ही क्या कर ले, रिप्रोड्यूस कर ले और वहां पर अपनी जनरेशन को आगे मेंटेन रखे। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन का मैंने आपको बता दिया, जो भी जीन में वेरिएशंस होती हैं, डीएनए में जो वेरिएशंस होती हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से मियोसिस के प्रोसेस के बाद होती है। मियोसिस का प्रोसेस इसलिए एसेंशियल है कि अगर मियोसिस नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद सेल में सिर्फ क्या बचेगा, डीएनए बचेगा। नेक्स्ट है फेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो इसमें था, हमने पढ़ा था जुवेनाइल फेज और प्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब होता है सेक्सुअल फेज से पहले की फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद को प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्टिव जो फेज है, इस फेज में हमने पढ़ा था कि कैसे मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट में मेनली डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो पॉलीकार्पिक प्लांट तो आप नॉर्मली ऑब्जर्व ही करते हो, जो भी आपके सीजनल फ्रूट वगैरह है। मोनोकार्पिक में हमने डिस्कस किया था बैम्बू के बारे में और स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना के बारे में, नीला कुरंजी जिसको बोला जाता है, कि जैसे बैम्बू आपका 40 से 50 साल में एक बार फ्लावरिंग देता है और जो स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना है वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग देता है। तो कैसे वो अपने आप के सर्वाइवल को इंक्रीज करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में वो सर्वाइव कर पाए, उसके लिए उन्होंने अपना जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो चेंज किया हुआ है। तो आप हमेशा जब भी बायोलॉजी के टर्म में सेक्सुअल प्रोडक्शन को पढ़ें तो हमेशा याद रखें कि जो भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मेनली क्या इंश्योर करता है, सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और नेचर में हमेशा हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने की कोशिश करता है या फिर अपने बाद ऐसा जीन नेचर में छोड़कर जाना चाहता है जो उसके आगे जाके उसकी जनरेशन को मेंटेन करता रहे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक से इसको पढ़ें और जो भी इसके रिलेटेड आपको डाउट लगे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।